नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का हम 300 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का यह मेरा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, अगर आप मेरा शुरू वाला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में आपको हम वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपको वादा दिलाता हूँ कि दोस्तों यह 300 प्रश्न देखने के बाद आपको जो है एग्जाम में 35 में से 35 मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये जो प्रश्न हम ला रहे हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी एनालिसिस करके हम सिलेक्ट करते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है तो दोस्तों, सभी प्रश्न को काफ़ी शानदार तरह से बताया जाता है ताकि एक बार में समझ कर उसे आप परीक्षा में सही सही आंसर कर सके। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, प्लांक नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वह क्या होता है? ए ऑप्शन दे रहा है वाट सेकेंड, बी में दे रहा है जूल सेकेंड, और सी में दे रहा है जूल पर सेकेंड, और डी में दे रहा है वाट पर सेकेंड। तो दोस्तों, प्लांक नियतांक का जो मान होता है सॉरी एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वह जूल सेकेंड होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जूल सेकेंड। और दोस्तों, इसका वैल्यू कितना होता है? तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस वैल्यू को भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे जूल सेकेंड हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया और यह वैल्यू हो गया। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको डायमेंशन भी बता दे रहे हैं, डायमेंशन भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए जूल है तो जूल का यानी कार्य का मेरा डायमेंशन क्या होता है? ml² T⁻² होता है। ठीक है, और इसमें एस मेरा क्या है? टाइम है, तो टाइम अगर इसमें गुना होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ml² T⁻1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यह मेरा डायमेंशन हो गया प्लांक कांस्टेंट का। सब ठीक है, यानी एच का जो डायमेंशन हो गया दोस्तों यह हो गया, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ml² T⁻1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 प्रश्न बताएं दोस्तों, यह मेरा ऐसा यूनिट हो गया। आपको कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है वो बताएं और इसका डायमेंशन बताएं। ठीक है, तीनों आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जूल सेकंड। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, ए ऑप्शन रहा है एसी को डीसी में बदलता है, बी में रहा है डीसी को एसी में बदलता है, और सी में रहा है यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, और डी में रहा है एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वह एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? ए ऑप्शन है समय का, बी में है दूरी का, और डी में है सी में है ऊर्जा का, और डी में है प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह दूरी का मात्रक है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो गया, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दोस्तों दूरी मेजर करने का है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर प्रश्न में पूछे रहा कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होती है। दोस्तों, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो म्यू, पहला ऑप्शन है म्यू ग्रेटर देन 1, और म्यू इक्वल टू 1, और म्यू लेस देन 1, और म्यू इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो के सीरीज के माध्यम से आपको हम 300 प्लस महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जिसका इस सीरीज का यह मेरा तीसरा वीडियो है। अगर शुरू वाला 2 वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ पर हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाया गया आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आप बोर्ड परीक्षा की अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस सभी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डायोड का उपयोग करते हैं एक
ए ऑप्शन में दे रहा है प्रवर्धक की तरह, बी में दे रहा है दोलक की तरह, और सी में दे रहा है मॉड्यूलेटर की तरह, और डी में दे रहा है रेक्टिफायर की तरह। तो दोस्तों पहले आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डायोड का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह किस तरह किया जाता है, तो रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, डायोड का जो उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर की तरह किया जाता है, यानी डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। दोस्तों आपको हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है दोस्तों वह क्या होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है एच, बी में दे रहा है एच बटा के 2, और सी में दे रहा है एच बटा के 2 पाई, और डी में दे रहा है एच बटा के ए। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगा दोस्तों वह कितना होगा। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एच बटा के 2 पाई, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एच बटा के 2 पाई होता है। ठीक है, कहने का मतलब एच बटा 2 पाई के मल्टीपल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा सातवां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। दोस्तों क्षीणता को मापने के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। ए ऑप्शन में डेसिबल, बी में दे रहा है ओम, और सी में दे रहा है एम्पियर, और डी में दे रहा है वोल्ट। तो दोस्तों क्षीणता को मापने के लिए जो सही मात्रक है दोस्तों वह डेसिबल है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया डेसिबल। आपको याद रखना है दोस्तों कि क्षीणता को मापा किस 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 मात्रक में मापा जाता है, तो डेसिबल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और ओम जो है दोस्तों प्रतिरोध को मेजर करता है। ठीक है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और विभवांतर को जो है दोस्तों वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर प्रश्न पूछे जा रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। दोस्तों प्रतिरोधों के जो समांतर क्रम जुड़ा हुआ रहता है तो उसमें कौन सी राशि समान रहती है। ए ऑप्शन दे रहा है विभवांतर, बी में दे रहा है धारा, और सी में दे रहा है विभवांतर और धारा दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब दोस्तों आपको जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन सा राशि समान रहता है, तो विभवांतर रहता है दोस्तों। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है विभवांतर। कहने का मतलब अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब देखिए एक यहाँ पे मेरा दो प्रतिरोध है, यहाँ पे दो प्रतिरोध है R1 और R2 है दोस्तों। और तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यानी विभवांतर होगा दोस्तों दोनों में सेम होगा। ठीक है, विभवांतर जो होगा दोनों में सेम होगा। यही दोस्तों अगर सीरीज में रहता दोस्तों, सीरीज में रहता तो वहाँ पे करंट जो होता है विद्युत धारा जो होता है यहाँ पे R1 और R2 रहता तो यहाँ पे I जो होता है दोस्तों दोनों में सेम होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है दोस्तों, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, यानी समांतर क्रम में जो होता है वोल्टेज सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है, और इसमें श्रेणी क्रम में जो रहता है तो करंट सेम रहता है। ठीक है, करंट सेम रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर। ये ऑप्शन का करेक्ट है। यही अगर श्रेणी क्रम में रहता तो वहाँ पे धारा यानी विद्युत धारा हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आवेशित नहीं है यानी किस पर जो है चार्ज नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रहा है फोटोन, बी में दे रहा है अल्फा कण, सी में दे रहा है बीटा कण, और डी में दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोटोन जो होता है दोस्तों आवेशित नहीं है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया फोटोन। फोटोन जो होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और अल्फा पर जो होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा पर जो होता है दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये सभी भी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अल्फा कण पर कौन सा आवेश रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा था आवेशित नहीं है तो फोटोन, ए ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। दोस्तों निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वह क्या होता है, 0.5 के बराबर, अनंत, 1 के बराबर, या शून्य। तो दोस्तों निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है दोस्तों यह शून्य होता है। ठीक है, यानी शून्य होता है, यानी डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरा का क्रांतिक कोण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा रहा है कि हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है यानी क्रिटिकल एंगल होता है वह कितना होता है। ये ऑप्शन में दे रहा है 37.21
डिग्री और बीम दरार 24.41 डिग्री और सीम दरार 41.21 डिग्री, इनमें से कोई नहीं डी में। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24.41 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वह 24.41 होता है, 41 डिग्री होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी इंफ्रारेड परिसर में है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो श्रेणी है वह इंफ्रारेड परिसर में है। ठीक है, ए ऑप्शन रहा लाइमन श्रेणी, बी में रहा बामन श्रेणी और सी में रहा पासन श्रेणी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इंफ्रारेड पूछा जा रहा है, इंफ्रारेड परिसर रीजन में कौन होता है, तो पास्चन होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है पास्चन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है पास्चन। और दोस्तों बामर श्रेणी जो होता है दोस्तों यह विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, दृश्य परिसर में रहता है। और लाइमन श्रेणी जो होता है दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंफ्रारेड परिसर में कौन होता है, तो पास्चन। यहाँ पे सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगर विजिबल रीजन यानी दृश्य परिसर में पूछा जाता तो बामर हो जाता और अल्ट्रा वायलेट में पूछा जाता तो लाइमन हो जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से इस प्रश्न को आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है दोस्तों। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण देखिए इस तरह से समतल दर्पण है, इधर यहाँ पे कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ठीक है वह अनंत होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समतल दर्पण का फोकस दूरी या आर यानी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या दोनों जो होता है दोस्तों अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आप दोनों को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में पूछे आप उसे सही आंसर मैंने अनंत ही लगाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलता है। दोस्तों प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो कौन सा राशि जो है बदलता नहीं है। ये ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, बी में आवृत्ति, सी में वेग और डी में तीव्रता। तो दोस्तों आवृत्ति होता है यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बाद नहीं बदलता है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टेस्ला मात्रक है। दोस्तों टेस्ला जो होता है मात्रक किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों यह वेबर होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मेरा टेस्ला हो गया और विद्युत धारा का जो हो गया एम्पियर। तो मेरा टेस्ला कब पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ला यानी 1 टेस्ला बराबर जो होता है दोस्तों 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था टेस्ला मात्रक है तो चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा होता है निम्नलिखित में से कौन है, विभव मापी, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मीटर ब्रिज है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मीटर ब्रिज। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए ए ऑप्शन तरह 1 के बराबर, बी में तरह 1 से कम और सी में तरह 1 से अधिक और डी में तरह इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका क्या काम क्या है दोस्तों कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करता है। ठीक है, लो वोल्टेज से करता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा जाए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है दोस्तों वह 1 से अधिक होता है। ठीक है, यानी 1 से जो होता है दोस्तों अधिक होता है। और यहाँ पे अगर 1 से कम किसका होता है तो स्टेप डाउन के लिए होता है। ठीक है, 1 से कम रहेगा तो स्टेप डाउन के लिए होता है और 1 से अधिक किसका होता है स्टेप अप के लिए होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा था ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात जो होता है वो कितना होता है तो 1 से अधिक होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही प्रश्न आपसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पे 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाभिक का
घनत्व लगभग होता है दोस्तों, नाभिक का जो घनत्व होता है दोस्तों लगभग कितना होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg/m³ होता है। ठीक है, आपको इस वैल्यू को याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि नाभिक का जो घनत्व लगभग कितना होता है, तो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg/m³। कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। अगर दोस्तों मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। सभी हम प्रश्न आपको उसमें जो भी प्रश्न हम वो सभी वीडियो में करवाएं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए दोस्तों आप वो सभी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सभी चैप्टर का हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों आपको वादा करता हूँ कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा चैप्टर वाइज में। चलिए अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर में है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2000 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है तो संधारित्र की धारिता होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक संधारित्र है दोस्तों, ठीक है, उसको 100 नहीं 1000 वोल्ट से आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, तो वह 2000 माइक्रो कूलम को आवेश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो उसका धारिता होगा वह क्या होगा। ठीक है, यानी दोस्तों आपको V बराबर जो दिया हुआ है 1000 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है आवेश यानी Q बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों, यह 2000 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, माइक्रो कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे जो सी होगा वह क्या होगा। ठीक है, आपको सी निकालना है। तो देखिए फार्मूला आप जानते हो दोस्तों, Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। ठीक है, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, यानी Q हमें पता है दोस्तों और भी पता है तो सी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम वैल्यू को पुट करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरा जब Q इक्वल टू सी भी फार्मूला बताए तो Q मेरा कितना दिया हुआ, 2000 दिया हुआ। ठीक है, और बराबर सी हमें निकालना है और गुने 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी सी बराबर मेरा जो आ गया दोस्तों 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संधारित्र का जो धारिता होगा वह 2 माइक्रो फैराड हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ए ऑप्शन दे रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी में दे रहा है वेबर पर मीटर, और सी में दे रहा है वेबर बटा एम्पियर मीटर, और डी में दे रहा है वेबर। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक होता है दोस्तों वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एम जो दिया हुआ है दोस्तों यह आपको बता रहा है कि निगेटिव है। ठीक है, अगर दोस्तों एम जब निगेटिव होता है तो इमेज जो बनता है दोस्तों रियल बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है जब एम निगेटिव होता है तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, और रियल इमेज जो होता है दोस्तों हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, हमेशा उल्टा होता है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे उल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम अगर निगेटिव में है तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट हो गया। यही दोस्तों एम अगर पॉजिटिव होता है तो यह यहाँ पे वर्चुअल बनता है और यह सीधा होगा। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों आपको पूछा जाए किस दर्पण द्वारा आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ए ऑप्शन रहा अवतल दर्पण द्वारा, और बी में रहा उत्तल दर्पण द्वारा, और सी में रहा समतल दर्पण, और डी में इनमें से सभी द्वारा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में जो है दोस्तों हमेशा जो है आपको आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है हमेशा। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण से दोस्तों हम वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है हमको। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आपको अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण और समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही मिलता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर प्रश्न में पूछेगा कि प्रकाश पथ बराबर होता है। दोस्तों प्रकाश पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई बराबर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रकाशिक पथ बराबर जो होता है दोस्तों वो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर होता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, तो बहुत कम होता है। दोस्तों क्या होता है, बहुत कम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बहुत कम। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों बहुत अधिक होता है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि विद्युत विद्युत बल रेखा एक दूसरे को, दोस्तों विद्युत बल रेखा जो होता है वो एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, काटती भी है, नहीं भी काटती है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत बल रेखाएं जो होता है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नहीं काटती है। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निर्भर करता है। दोस्तों आर्मेचर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निर्भर किस पर करता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर पर, कुंडली में लपेटों की संख्या पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि आर्मेचर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिणाम होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन है उस पर करता है, और कुंडली में कितना लपेटों की संख्या है दोस्तों उस पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र पर भी करता है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली की लपेटों की संख्या अधिक हो तो वह ट्रांसफार्मर होगा। कहने का मतलब दोस्तों इस तरह से मेरा ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्राथमिक, यह मेरा प्राथमिक हो गया और यह मेरा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो देखिए यह प्राइमरी को हो गया NP और ये हो गया NS। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या अधिक है, यानी इधर जो है लपेटों की जो संख्या है दोस्तों वह ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, यानी NS जो है ज़्यादा है दोस्तों और NP कम है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, तो यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही दोस्तों अगर प्राथमिक कुंडली अधिक होता तो वहाँ पे अपचायी ट्रांसफार्मर हो जाता है, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर अभी तक हमारे इस चैनल GTM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 300 प्लस आपको प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देर प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह मेरा तीसरा वीडियो है। अगर शुरू वाला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकों में कौन सा धारा का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो बनाया जाता है तो उसमें कौन सा धारा प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन रहा है प्रतिवर्ती धारा, बी में रहा है दिष्ट धारा, और सी में रहा है दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हमेशा दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि फोटोन का किस स्थिति में कोई अस्तित्व नहीं होता है। दोस्तों फोटोन का जो होता है किस स्थिति में कोई अस्तित्व नहीं होता है। ए ऑप्शन है गति स्थिति में, बी में है विराम स्थिति में, और सी में है दोनों में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विराम स्थिति में जो होता है फोटोन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 हेनरी है, ठीक है। यदि इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स होगा। कहने का मतलब दोस्तों एक कुंडली है, ठीक है, उसका स्वप्रेरक गुणांक जो है दोस्तों 10 हेनरी है, ठीक है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बहाई जा रही है, ठीक है। तो इस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह क्या होगा, तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हो एक फार्मूला होता है दोस्तों, फाई इक्वल टू एल आई होता है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ फाई निकालना है, और एल हमें पता है दोस्तों, एल हमें दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, 10 हेनरी दिया हुआ है, ठीक है। और मेरा आई दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो फाई निकालना है, तो दोस्तों हमें 2 वैल्यू पता है, फाई निकालना है, निकल जाएगा। मेरा एल की जगह 10 धर देंगे और आई की जगह 2 धर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो 20 वेबर आ जाएगा मेरा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20 वेबर, ठीक है, यानी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह 20 वेबर के बराबर होगा। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा दोस्तों, इसी से फार्मूला से बनेगा, ठीक है, इस तरह का छोटा न्यूमेरिकल। चलिए अगला प्रश्न मेरा 31 में कह रहा है कि एक्स किरणों के
तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है दोस्तों, एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 एंगस्ट्रॉम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर प्रश्न में पूछे जाए कि एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे, दोस्तों एक्स किरणें का जो गुण होता है दोस्तों वैसे ही हैं जैसे अल्फा किरणों के, बीटा किरणों के, गामा किरणों के, कैथोड किरणों के। तो ठीक है, तो देखिए एक्स किरण जो होता है दोस्तों न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो गामा किरणें पर भी कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दोनों का गुण एक ही जैसा है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणों के, यानी एक्स किरणों का गुण वैसे ही है जैसे गामा किरणों के। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का व्यवहार किस में होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो व्यवहार किया जाता है वह किस में किया जाता है, दिष्ट धारा में, प्रतिवर्ती धारा में, इनमें, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो व्यवहार किया जाता है वह प्रतिवर्ती धारा में किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में ही किया जाता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। दोस्तों कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, तो दोस्तों कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यानी कोई भी मेटल है दोस्तों उसका सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना हमें ऊर्जा का आवश्यक होता है दोस्तों उसी को कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि तप्त तार अमीटर का कार्यविधि किस पर आधारित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तप्त तार यानी हॉट वायर एमीटर का जो कार्यविधि है वो किस पर आधारित है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। और दोस्तों तप्त तार अमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है। आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर प्रश्न में पूछे जाए कि किस धारा की आवृत्ति में समय के साथ परिवर्तन होता है। दोस्तों किस धारा की आवृत्ति में जो है समय के साथ परिवर्तन होता है, ए ऑप्शन दिष्ट धारा, बीम धारा, प्रतिवर्ती धारा और सीम धारा दोनों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आवृत्ति में जो समय के साथ चेंज होता है दोस्तों वो अल्टरनेटिंग करंट में होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा में होता है, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट करंट में जो होता है दोस्तों हमेशा जो होता है सेम रहता है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं देख सकते हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न में पूछे जाए कि निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों कौन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ए ऑप्शन है डायनेमो, बीम द्वारा विद्युत मोटर, सीम द्वारा अमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डायनेमो। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछे जा रहा है कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वह क्या होता है, तो ई बराबर जो होता है दोस्तों एच न्यू होता है। ठीक है, ई बराबर जो होता है एच न्यू होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और ई बराबर जो होता है दोस्तों आप जानते होंगे कि एच सी वाई के लैम्डा भी होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि न्यू बराबर जो फार्मूला होता है वह सी वाई के लैम्डा होता है। ठीक है, तो ई बराबर एच सी वाई के लैम्डा भी होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकता है। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, ए ऑप्शन है सोडियम, बीम द्वारा बेरियम और सीम द्वारा लोहा और डीम द्वारा तांबा। तो दोस्तों न्यूनतम कार्यफलन किस मेटल का है, तो सोडियम का। ठीक है, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न 40
40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। दोस्तों डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों वह क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों लैम्डा बराबर जो होता है दोस्तों h/m भी होता है, ठीक है, h/m भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा h/m भी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यह आपका HW प्रश्न है। आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो प्रश्न में पूछे रहा कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। दोस्तों फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन रहा है 1, बी में रहा है 0 और सी में रहा है अनंत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी आप महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और दोस्तों इस सीरीज में यह मेरा जो 300 प्लस आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, इस सीरीज का यह मेरा तीसरा वीडियो है। अगर शुरू वाला 2 वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों जाकर जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए ताकि जो है आप अब अपने एग्जाम में ज़्यादा से बेहतर कर सके, ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।